दोस्तों आज हम बात करेंगे एडवांस इनकम टैक्स की स्मार्ट कैलकुलेशन के बारे में। एडवांस इनकम टैक्स जिसे कुछ लोग तो जानते हैं और कुछ को तो पता ही नहीं। जिन लोगों को नहीं पता आज उन्हें हम बताएंगे कि एडवांस इनकम टैक्स की स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे की जाती है। देखिए दोस्तों, जो लोग इनकम करते हैं चाहे वो बिजनेस से हो, सैलरी से हो, किसी भी सोर्स से हो, गवर्नमेंट सीधा सीधा सिंपल शब्दों में यह कहती है कि एक फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है, गवर्नमेंट कहती है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने जितनी भी इनकम कमाई, जो भी इनकम हुई, चाहे वो सैलरी से हो, बिजनेस से हो या प्रोफेशन से हो या किसी भी सोर्स से हो, अगर उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट ने बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन रखी है और वो जो कैलकुलेशन है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंट टैक्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्य प्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी ही आसान भाषा में। तो लेट्स सी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं बड़ी सिंपल तरीके से कि एडवांस इनकम टैक्स कैसे काम करता है। अगर हम बात करें सैलरी की, अगर हम बात करें सैलरी की, अगर सैलरी से इनकम है आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में, ये मैं ऊपर लिख देता हूं फाइनेंशियल ईयर, अगर सैलरी से इनकम है आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए 10 लाख रुपए, थोड़ा अमाउंट ले लेते हैं 5 लाख रुपए, तो इसके ऊपर क्या टैक्स बनेगा। और अगर हमारी इनकम बिजनेस से है, इसमें भी मान लेते हैं 5 लाख रुपए। अगर हमारी इनकम किसी प्रोफेशन से है, तो भी उसमें देख लेते हैं 5 लाख रुपए। किसी भी सोर्स से इनकम हो या अदर कोई और सोर्स हो, ठीक है, उसमें भी 5 लाख। तो सबका फॉर्मूला सेम है, इसीलिए मैंने सब में सेम फिगर ली है। अभी एग्जांपल के लिए हमारी जो स्लैब, ये मान लीजिए पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5-5 लाख रुपए आपकी इनकम है, ठीक है। अगर आप सैलरी से इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, अगर बिजनेस से इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, प्रोफेशन से है तो कैसे होगी, अदर सोर्स से है तो कैसे होगी। तो देखिए ये मैंने यहां पर एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, इस फॉर्मूले में हम बात करेंगे। मान लीजिए ये इनकम है, इनमें से किसी भी एक सोर्स से इनकम है, इनकम है आपकी 5 लाख रुपए। पहले मैं इस इनकम को थोड़ा साइड में लिख लेता हूं। अब मैं यहां ले लेता हूं 5 लाख रुपीस, कोई भी इनकम उठा लेते हैं, ये ले लेते हैं। अगर मैंने ली 5 लाख रुपए इनकम, अब इसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। और यहां पर मान लीजिए मेरी डिडक्शन है 0। डिडक्शन होती है जो टैक्स को सेव करने के लिए हम कुछ पैसे को खर्च करते हैं ऐसी जगह जिसके ऊपर टैक्स ना देना पड़े, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इनकम टैक्स की कैलकुलेशन बता देता हूं। 5 लाख की इनकम है हमारी, जो टैक्सेबल इनकम हो गई 5 लाख रुपए हो गई। अब गवर्नमेंट ने स्लैब बनाई है, गवर्नमेंट कहती है 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, 0% टैक्स। अब 5 लाख में से 2.5 लाख निकल गए, अगले 5 लाख के ऊपर, मतलब 5 लाख में से 2.5 लाख निकल गए तो अगले 2.5 लाख के ऊपर आपका बनता है 5%, जो होता है 12,500। ठीक है जी। अब ये 12,500 आपको देना है, ये जो टैक्स आपको दिखाई दे रहा है 12,500 रुपए टैक्स आपको देना है। और ये जो 12,500 रुपए टैक्स है, गवर्नमेंट इसी के बारे में बात करती है। गवर्नमेंट कहती है कि भैया अगर आपका टैक्स 10,000 रुपए तक है तो आपको कोई भी एडवांस इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपका 10,000 रुपए तक टैक्स बनता है, तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उस वक्त जो भी टैक्स बनेगा आप जमा करवा देना। अभी एग्जांपल के लिए मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूं अमाउंट को, इस अमाउंट को मैं 4 लाख कर लेता हूं।
अब ये जब मैंने इसे 4 लाख किया तो और उसके बाद मैंने कैलकुलेशन की तो उसमें जो टैक्स बना मेरा वो अगले 2.5 लाख के ऊपर 12.5, मतलब कहने का ये है कि इस 4 लाख रुपए में से 2.5 लाख के ऊपर तो बन गया मेरा जो टैक्स है वो 0, और अगले 2.5 के ऊपर मतलब 4 लाख में से 2.5 लाख रुपए चले गए तो बाकी जो बचते हैं वो 4 लाख माइनस 2.5 लाख, मेरे पास बचता है 1.5 लाख रुपया। उस 1.5 लाख के ऊपर 5% कैलकुलेशन होती है तो वो होती है 7,500, 7,500 रुपए। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये 10,000 रुपए से कम है, आपको कोई एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जब आप साल में अपनी इनकम देखोगे और आपने अगर 4 लाख रुपए कमाए हैं पूरे साल में, उस 4 लाख रुपए पर आपका जो टैक्स बनेगा वो 7,500 रुपए बनेगा, क्योंकि 2.5 लाख पर तो 0 लगेगा और 4 लाख में से जब 2.5 लाख निकाल दे तो बचे 1.5 लाख। 1.5 लाख के ऊपर 5% की कैलकुलेशन 7,500 रुपए, आपको कोई एडवांस इनकम टैक्स नहीं देना। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जिनकी इनकम ज्यादा होती है और जिनका जो टैक्स बनता है वो 10,000 से ज्यादा बनता है। तो यहां हम फिर से अमाउंट बढ़ा लेते हैं। अब मैं इसमें 5 लाख कर देता हूं। अब जैसे मैंने 5 लाख किया तो मेरा अगले 2.5 लाख के ऊपर 12,500 टैक्स बन गया। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपका जो टैक्स है 12.5 वो 10,000 से ज्यादा बनता है पूरे साल का टैक्स, आप उसे किस्तों में जमा करवा दीजिए। अब जो किस्तें हैं वो स्लैब वाइज गवर्नमेंट ने सेट की हुई हैं, वो किस्तें नीचे दी गई हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसमें इन सभी को 0 कर देता हूं, जो बाकी की इनकम है। मेरे पास टोटल 12,500 रुपए टैक्स है और इस 12,500 रुपए के टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट ने सेस भी लगाया है, हेल्थ एजुकेशन सेस है 4%। अभी 4% जो सेस है ये बनता है इस 12,500 रुपए के ऊपर 500 रुपए, टोटल हो जाता है 13,000। अब गवर्नमेंट कहती है इन 13,000 को आप 4 इजी ईएमआई में पे कर सकते हो, 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। ईएमआई में पे करने का कारण यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि किसी पे ज्यादा बर्डन ना पड़े टैक्स का और साल के एंड में उसका बजट, फाइनेंशियल जो बजट है वो ना हिल जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि भैया अपनी जो ईएमआई है, जो आपने इनकम टैक्स भरना है साल के बाद, वो आप पहले से ही किस्तों में जमा करवाना शुरू कर दीजिए ताकि आप पर टैक्स का लोड ना पड़े। अब वो ईएमआई की जो डेट है गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है वो 4 अलग अलग क्वार्टरों में जाती है। अभी जैसे फर्स्ट ईएमआई है ये आपकी अप्रैल टू जून इस तरह से जाएगी। दूसरी ईएमआई जो है वो जुलाई टू सितंबर में जाएगी और तीसरी अक्टूबर टू दिसंबर में जाएगी और जो चौथी इंस्टॉलमेंट है वो जैन टू मार्च में जाएगी। अभी कौन सी डेट को जाएगी ये तो ठीक है, इस मंथ में जाएगी अप्रैल से जून में, लेकिन जाएगी कब? जो अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर और जैन टू मार्च ये मंथ हैं, जो लास्ट के मंथ है इन क्वार्टर के, क्वार्टरली जाती है, ठीक है। इसमें क्वार्टरली जाएगी तो जो ये लास्ट के मंथ हैं, जैसे इसमें आएगा आपका 15 जून, 15 जून, उसके बाद 15 सितंबर, उसके बाद 15 दिसंबर, उसके बाद 15 मार्च। तो ये जो क्वार्टर के एंड मंथ है, जैसे अप्रैल टू जून, तो जून एंड मंथ हो गया इस क्वार्टर का, तो जून में 15 जून को जाएगी और जुलाई टू सितंबर है तो जुलाई टू सितंबर की है 15 सितंबर को और अक्टूबर टू दिसंबर जो है वो 15 दिसंबर को, जैन टू मार्च 15 मार्च को। ये इनके मंथ हैं और ये इनकी डेट है। मतलब कहने का ये है कि अगर अप्रैल टू जून का आपने जमा करवाना है तो आप 1 जून से 15 जून के बीच में जमा करवा सकते हो। और सितंबर में भी सेम, 1 सितंबर से 15 सितंबर, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर, 1 मार्च से 15 मार्च तक आप एडवांस इनकम टैक्स जमा करवा सकते हो। करवाना कितना है? दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। 15% पहली ईएमआई जो आपको देनी है, टोटल 13,000 रुपए का 15% देना है पहली ईएमआई। पहली ईएमआई आपकी 15% जाएगी और दूसरी ईएमआई आपकी 30% जाएगी, ये जो आप देख रहे हो 30%, और तीसरी ईएमआई भी 30% और चौथी ईएमआई 25% जाएगी। टोटल आप देखोगे तो ये 100% आपका सारा एडवांस टैक्स जमा हो जाएगा। अभी 15% जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट कहती है अगर आप 15% नहीं दे पाए पहली बार तो दूसरी बार आपकी जो किस्त जानी चाहिए पिछले 15%
और दूसरी इंस्टॉलमेंट के 30%, टोटल 45% आपका अमाउंट चला जाना चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर में। अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते, तीसरी इंस्टॉलमेंट आपकी जो है वो 75% तक चली जानी चाहिए, जैसा यहां लिखा हुआ है। 75% कैसे? पहली 15%, दूसरी 30%, तीसरी 30%, तो ये टोटल हो गया 75%। गवर्नमेंट कहती है अगर 3 किस्तें आपने नहीं दी तो चौथी किस्त जो है वो 15 मार्च तक पूरी चली जानी चाहिए आपकी 100%। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से स्लैब वाइज आप जमा करवा सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। मैं अगर कैलकुलेशन को बढ़ा दूं और यहां पर मान लीजिए कोई भी अमाउंट हो सकता है, सैलरी का, बिजनेस का, प्रोफेशन का, अदर का, सबकी कैलकुलेशन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और मान लीजिए मैं अमाउंट बढ़ा देता हूं, यहां पर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक दिखाता हूं। जैसे जो लोग बिजनेस करते हैं उनका ये टैली सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्रॉफिट एंड लॉस मैंने निकाला हुआ है। अब जैसे जो ये एनपी होता है, नेट प्रॉफिट, ये हमारी इनकम होती है और इस नेट प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना होता है, यही इनकम होती है। एनपी जो होता है नेट प्रॉफिट, ये आपका बिजनेस इनकम मानी जाती है नेट प्रॉफिट, चाहे ये प्रोफेशन से हो, बिजनेस से हो, ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिजनेस की इनकम है 11,99,186 जो यहां लिखा हुआ है। अभी मैं इसको बताता हूं आपको इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी। तो यहां पर मैं इसके अंदर डाल देता हूं इसको बिजनेस के अंदर। अब ये बिजनेस के अंदर डालते ही हुआ क्या कि यहां पर मैं इसमें ले लेता हूं, ये बिजनेस इनकम में 11,99,186, जैसा कि आप देख सकते हो 11,99,186। अब इसमें होगा क्या, इस 11,99,186 के ऊपर कैसे टैक्स बनेगा? टैक्सेबल इनकम जो है 11,99,186। अब यहां स्लैब कैसे काम करेगी? पहले 2.5 लाख के ऊपर एग्जेम्प्ट है। ये जो बिजनेस है, ये मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस जो है ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ये स्लैब काम करती है। अगर आपका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप के अलावा कोई और है तो ये स्लैब इसमें काम नहीं करेगी। जो स्लैब आप देख रहे हो ये सिर्फ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए है। इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन हो उनके लिए है, कोई प्रोफेशनल है इंडिविजुअल उनके लिए है। लेकिन जो प्रोप्राइटर के अलावा जैसे पार्टनरशिप होती है, एलएलपी होती है, प्राइवेट लिमिटेड होती है, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी होती है, कोई एसोसिएशन है, ठीक है, तो उस केस में ये स्लैब काम नहीं करेगी। उनमें फ्लैट 30% और 4% का सेस लगता है। मतलब जो ये स्लैब मैं दिखा रहा हूं यहां पर, ये स्लैब सिर्फ और सिर्फ ये स्लैब काम नहीं करेगी, ये वाली। बाकी नीचे वाली स्लैब तो सेम काम करेगी, ठीक है। नीचे वाली जो स्लैब है ये सेम काम करेगी, सिर्फ ये स्लैब इंडिविजुअल के लिए है, सिर्फ यहां तक जहां तक ये लिखा हुआ है मैंने। और उसके बाद जो ये सेस से शुरू हो जाता है ये तो सभी पर काम करेगा, नीचे वाला सब सारा, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, एलएलपी हो, पार्टनरशिप हो, कोई भी हो। सिर्फ ये छोटी सी एक स्लैब है जो सिर्फ इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप पर काम करती है। कोई सैलरीड पर्सन है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, प्रोप्राइटरशिप प्रोफेशन और अदर कोई भी इनकम है प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल, तो इस तरह से आप इस स्लैब का यूज कर सकते हो। अदरवाइज वहां पर सीधा 30% काउंट होगा जो ये वाला है, और ये पहले 3 हट जाएंगे उसमें से। ये सीधा 30% लगेगा पूरी इनकम पर, चाहे 1 रुपया इनकम हो या 1 करोड़ इनकम हो या अनलिमिटेड इनकम हो। 30% प्लस 4% इस पे हेल्थ एजुकेशन सेस, और बाकी का जो इंस्टॉलमेंट है जमा करवाने की वो फॉर्मूला सेम काम करेगा। अभी मैंने ये इनकम ली है और इसके अंदर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं कि 2.5 लाख रुपए तक मुझे जीरो देना है, और उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर जो मुझे इसके ऊपर देना है वो मुझे 12,500 देने हैं। अब इस इनकम में से 5 लाख रुपए पर मैंने कैलकुलेशन कर ली है। अब मैं नेक्स्ट जो है 5 लाख, नेक्स्ट स्लैब जो है वो 5 लाख की है, उसके ऊपर देखते हैं 1 लाख मेरा यह 20% लगेगा। पहला 0 है 2.5 लाख पर, दूसरा 2.5 लाख पर 5% है, तीसरा 5 लाख के ऊपर सीधा 20% है, 10% की कोई स्लैब नहीं है। और उसके बाद जो बचा अमाउंट, अब मैंने 10 लाख का हिसाब तो कर दिया। अब 10 लाख का हिसाब करने के बाद अब इसमें क्या है, इस टोटल अमाउंट में से मैंने इन तीनों की कैलकुलेशन कर दी है। बाकी जो अमाउंट बचता है वो अमाउंट मेरा आ जाता है 1,99,186। इस पे फ्लैट 30% काउंट होता है और वो मेरा बन जाता है 59,755 रुपीज। तो अगर मान लीजिए अब यहां पर 1,72,000 मेरा टैक्स बनता है टोटल पूरे साल का, उस पर 4% एजुकेशन ऐसे हेल्थ एजुकेशन 6,890 रुपए, टोटल 1,79,146 रुपए मेरा बन गया। अब इसको जमा कैसे करवाना है नीचे मैंने स्लैब में बताया हुआ है। 15 जून को आप 15% जमा करवा सकते हो, और दूसरी किस्त 30% की है वो 15 सितंबर को जमा हो जाएगी, फिर 15 दिसंबर को, 15 मार्च को, इस तरह से ये किस्तें जमा हो जाएंगी। और अगर मान लीजिए आप कोई प्राइवेट लिमिटेड है या इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप के अलावा आपकी कोई भी फर्म है, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और 1 पर्सन कंपनी हो गई, एसोसिएशन होगी, कोई भी है, तो आपके ऊपर मैं बताता हूं कैसे कैलकुलेशन होगी। ये सीधा जो कैलकुलेशन यहां पर है वो सीधा आप इसमें लिखिए यहां पर, और ये लीजिए मैंने पूरा अमाउंट यहां उठा लिया और जितना भी अमाउंट है इसको मैं
0 कर देता हूं। अब ये जो अमाउंट आया इसके ऊपर सीधा 4% और यहां पर 3,74,146 रुपए मेरा बन जाता है, क्योंकि 30% की स्लैब लगती है सीधा। और उसके बाद उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरह से आप इसको जमा करवा सकते हो। अच्छा, इसको आप राउंड ऑफ जमा करवा सकते हो। जैसे 15% बनता है, मान लीजिए 56,121 रुपए, तो आप यहाँ पर 56,121 है तो आप 57,000 जमा करवा दो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट वही फिगर जमा करवानी, थोड़ा सा बढ़ा के राउंड ऑफ में करके जमा करवा दो। जैसे 56,121 है, 56,200 जमा करवा दो। इस तरह से राउंड ऑफ में करवा सकते हो। फिर साल के एंड में जो भी आपका यहाँ पर अमाउंट बनेगा कि आपका पेबल तो बनता था इतना और पे किया आपने ये अमाउंट, तो उस केस में क्या होगा, जितना भी आपका पेबल बनता था और जो आपने पे किया, अब मैं अपनी स्लैब के हिसाब से दिखाता हूं कि मेरा इसमें क्या बनता था। पहले ढाई के ऊपर 0, दूसरे ढाई के ऊपर 5%, तीसरे 5 लाख के ऊपर मेरा 20% और चौथा मेरा जो अमाउंट बचता है इस पूरे अमाउंट में से, इसमें से इन तीनों की कैलकुलेशन निकालकर ये बचता है, इसके ऊपर मेरा इतना बनता है। अब मेरी इस कैलकुलेशन के हिसाब से 4% सेस लगाकर ये अमाउंट और नीचे स्लैब वाइज मैंने इसको पे कर दिया। अभी मुझे क्या करना है कि मैं इस टैक्स को कम भी कर सकता हूं। गवर्नमेंट कहती है कि आप अपनी इनकम में से अगर कुछ पैसा खर्च कर दो ऐसी जगह जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो आपका जो टैक्स है वो बच जाएगा। वो कुछ चीजें मैंने लिखी हुई है, जैसे कहते हैं कि एटीसी में आप बेनिफिट ले सकते हो, एटीडी में बेनिफिट ले सकते हो, तो वो चीजें भी हैं। जैसे होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट, आपने कोई घर लिया हुआ है, उसकी ईएमआई जाती है और उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी जाता है, उसका लोन का इंटरेस्ट अमाउंट भी जाता है। तो जैसे प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा मान लीजिए 1,12,000 बनता है। जब आप होम लोन पे करते हो तो आप अपने बैंक को जाकर बोलिए कि मुझे होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जिसके अंदर वो आपको बताएंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना ब्याज पे किया है और कितना प्रिंसिपल पे किया है ईएमआई में। तो मैंने कैलकुलेशन की, मेरा जो है 1,12,659 रुपए मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बनता है। और उसके बाद मेरा जो लाइफ इंश्योरेंस मैंने लिया हुआ है 2 लाख रुपए का एक फाइनेंशियल ईयर में लिया है, आईसीआईसी लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद मेरा जो इंडिया फर्स्ट का लाइफ इंश्योरेंस लिया है वो 63,000 का लिया हुआ है। और बच्चों की स्कूल फीस है 23,960 रुपए। तो कुल मिलाकर के ये सब एटीसी के पार्ट हैं और मैंने जब इन सब का टोटल किया तो मेरा बन जाता है यहाँ पर 3,99,839 रुपए। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने 3,99,839 रुपए ऐसी जगह खर्चा किया है जिसपे टैक्स नहीं लगता। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि एटीसी की मैक्सिमम जो छूट आपको मिलेगी वो 1.5 लाख तक मिलेगी, चाहे आप 50 लाख खर्च कर लो। तो मैंने 3 लाख खर्च किया है और मुझे लेकिन छूट जो मिलेगी वो 1.5 लाख की मिलेगी। तो मैं इसमें जो डिडक्शन है मेरी, मैं ये बताऊंगा कि मैंने जो अपनी ऊपर वाली इनकम है उनमें से मैंने खर्चा तो 3,99,000 का किया था, लेकिन एज पर इनकम टैक्स लॉ मेरा यहाँ पर 1.5 लाख रुपए मुझे छूट मिल जाएगी। तो मैं इसमें 1.5 लाख रुपए लिख देता हूं। अब उसका इफेक्ट क्या पड़ा, देखिए 1.5 लाख लिखते सार जो मेरी 11,99,000 रुपए का टैक्स बन रहा था, अब 1.5 लाख लेस कर मेरा टैक्सेबल अमाउंट हो गया 10,49,186 रुपए। अब ये कैलकुलेशन इसके ऊपर काम करेगी। अब ये देखिए मेरा टैक्स नीचे जाकर के जो टोटल ईएमआई है वो मेरी 1,32,000 बनती है, लेकिन मैंने पे 1,31,150 रुपए कर दिया। अब मेरा जो पेबल बनता है 1,196 रुपए जो है वो मेरा कम बन रहा है। मैं इसको चाहता थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर में मैं इसको बढ़ा देता, 31,000 कर देता, तो शायद मेरा यहाँ 0 हो जाता। तो मतलब अगर मेरा लास्ट में थोड़ा बन भी जाता है ना, तो इसके अंदर गवर्नमेंट मुझसे ब्याज चार्ज नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि 10,000 रुपए तक आपको टैक्स एडवांस में देने की जरूरत नहीं है। आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आप 10,000 रुपए तक जमा करा सकते हो, उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन 10,000 से ज्यादा हुआ तो उस पर ब्याज लगेगा। तो मैंने काफी हद तक अपना एडवांस में पे कर दिया है। इन सभी के ऊपर मेरा जो है ब्याज इंटरेस्ट इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैलकुलेट नहीं करेगा, मेरा सारा ब्याज बच जाएगा। और हल्का फुल्का 1,196 रुपए है और उसके ऊपर तो मेरा ब्याज लगेगा ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि 10,000 रुपए तक हम कोई ब्याज चार्ज नहीं करेंगे। तो ये एक एडवांस इनकम टैक्स की कैलकुलेशन है। ऐसे ही आपका जो एटीडी में मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हो वो अलग से आपको बेनिफिट मिलेगा, वो 1.5 लाख में कवर नहीं होता है। कहने का मतलब है अगर आप यहाँ 50,000 रुपए खर्च कर देते हो मेडिकल इंश्योरेंस में या 25,000 खर्च कर देते हो, तो उसमें आप 1.5 लाख में जितना भी मेडिकल इंश्योरेंस है 50,000 है, तो 1.5 लाख में आप 50,000 और जोड़ सकते हो, 2 लाख की छूट मिल जाती फिर आपको इस तरह से। तो अभी आपका देखते कि आपका जो अमाउंट आपने जमा करवाना था वो आपने करवाना था 1,16,746 रुपए और आपने करवा दिया 1,31,000, तो बाकी का आपको रिफंड आ जाएगा। लेकिन उस हिसाब से आप करवाते कम, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 1.5 लाख का ही अमाउंट था, इसीलिए मुझे ज्यादा करवाना पड़ा। ठीक है जी।
तो ये मेरा जो है, ये मेरा बाकी जो पेबल है ये मैं जमा करवा दूंगा जब ITR फाइल करूंगा। तो ये एक मेरी छोटी सी एडवांस इनकम टैक्स की कैलकुलेशन थी जो आपको समझानी बहुत जरूरी थी, ताकि आप जब अपनी इनकम अर्न करते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है और बड़ी खूबसूरती के साथ आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो और उसके बाद एडवांस में अपना इनकम टैक्स पे कर सकते हो और लास्ट में आप इनकम टैक्स के ऊपर ब्याज देने से बच सकते हो। तो इसीलिए सारी की सारी कैलकुलेशन की गई। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी और मुझे विश्वास है कि आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा और जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारी कोई नई वीडियो हमारे YouTube चैनल पर आएगी तो आपके YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले को देखने को मिलेगी और आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।